कि चाहे बीपीएससी का रिजल्ट हो या यूपीएससी का रिजल्ट हो, जब वो पीडीएफ लिस्ट पे नाम देखने पे सर, वो जो अनुभूति होती है वो कैसा फील होता है? बड़ा रिस्की रहता है सर। मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन है। हो जाता है तो आप टॉपर हो, नहीं होता है तो फिर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन फिर से खेलना है। मैंने ग्रेजुएशन की एंड उसके बाद 2016 में मेरे पास दो कंपनियां थी हाथ में। एक थी जेपी मॉर्गन जो मुझे बॉम्बे बुला रही थी, यानी कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो चेन्नई बुला रही थी। दोनों ही को छोड़ करके सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया एंड उसी जर्नी में जो है 2 दफा बीपीएससी भी क्लियर हुआ, एक दफा इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा। बहुत सारी चीजें हुई एंड 4 बार मेंस लिखे यूपीएससी के। ये चौथा मेंस था मेरा, जिंदगी का पहला और आखिरी इंटरव्यू था एंड फाइनली आपके सामने हूँ। तो फिर आपने सर ये क्यों डिसाइड किया, क्यों ये प्लंज लिया कि नहीं मतलब हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? तो उन्होंने बताया था कि जिंदगी में 3 ऋण या 3 कर्ज होते हैं। एक होता है ईश्वरीय ऋण, तो वो चुकाने के लिए आपको भक्ति, उनके तरफ भावना अपनी व्यक्त करते रहनी चाहिए, पूजा पाठ में मन रमा के रखना चाहिए। एक होता है मातृपितृ ऋण, एक होता है मातृभूमि का ऋण। पिताजी की भी कुछ इच्छाएं थी जिस उन्होंने अपने यूथ में देने का कोशिश किया था यूपीएससी। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो उनकी काफी बार क्लियर हुए थे, 5 बार क्लियर किया था उन्होंने, बट उनको उनकी मनचाही सर्विस नहीं मिलती थी। एडवोकेट का सिस्टम जो मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे जो कॉमर्शियल सिस्टम है सर वो फोमो पे चलता है। मतलब पहले क्या था कि अगर आप दिल्ली नहीं गए, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी, अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी और पटना नहीं गए तो आपकी बीपीएससी नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। सो दोस्तों, आज का 64th और 68 में बहुत अच्छे रैंक के साथ, बल्कि सर ने यूपीएससी 2024 में भी सक्सेसफुली जो होली पीडीएफ होती है उसमें भी सर का नाम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर आपका महागुरु आईएएस के चैनल। थैंक यू सो मच सर। चाहते हैं कि चाहे बीपीएससी का रिजल्ट हो या यूपीएससी का रिजल्ट हो, जब वो पीडीएफ लिस्ट पे नाम देखने पे सर, वो जो अनुभूति होती है वो कैसा फील होता है सर? वो बताएँ सर दर्शकों को थोड़ा। डेफिनेटली सर, पीडीएफ में चाहे वो स्टेट सर्विसेज की हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, नाम देखना तो किसी को भी अच्छा लगता है। एंड वो जो मोमेंट रहता है जब आप खोजते हो नाम को, या फिर वो कंट्रोल F दबा करके कि हाँ भाई फाइल करो कि भाई मेरा नाम है या नहीं, बड़ा रिस्की रहता है सर। अगर हो जाता है, मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन है, हो जाता है तो आप टॉपर हो, नहीं होता है तो फिर आप वापस बैक टू स्क्वायर वन फिर से खेलना है। तो यही सीन रहता है बस। बट ये है कि मैंने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बीपीएससी भी और यूपीएससी भी। अच्छा लगता है फिर रिजल्ट में नाम देख करके। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, उस पे आएँगे। पर सबसे पहले सर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है सर, 10, 12 ग्रेजुएशन, उसके बारे में बात जी। सर, और देन आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ये जानना ज़रूरी है। वो जो बच्चे देख रहे हैं वो जाने कि हाँ, जो सर सक्सेस पढ़ के आ रहे हैं वैसे ही लोग हैं। तो सर बारे में थोड़ा बताएँ फिर। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है एक बिहार का, वहाँ से ही मेरी ओरिजिन्स है। तो पैदाइश तो मेरी बिहार शरीफ नालंदा की है, बट ज़्यादातर समय जो शुरुआती शिक्षा जो होती है वो मेरी पटना में ही हुई है। तो 10वीं में सीबीएसई बोर्ड, 12th में भी सीबीएसई बोर्ड, तो 10वीं में जो है 10 सीजीपीए आया था मेरे को। तो उस समय का मतलब ठीक-ठाक स्टूडेंट रहा था, बट उस समय पता नहीं कुछ ऐसा हो गया कि 10 सीजीपीए आ गए, तो काफ़ी अच्छा स्टेट टॉपर और ये सारी मुझे मतलब अलंकृत किया गया इन सब चीज़ों के साथ। 12th में मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म तो नहीं कर पाया, बट वही था कि जेईई को सँभालो एंड बोर्ड्स को सँभालो, दोनों के बीच में फँस के रह गया। तो ना आईआईटी निकला और ना बोर्ड बहुत अच्छे गए, बट ठीक-ठाक नंबर आ गए। तो उसके बाद कर्नाटका का एक एग्ज़ाम होता है कॉमेट के, अपने कॉलेजेस, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए। वो एग्ज़ाम से मेरे को एक सीट मिल गई, तो मैं चला गया एमएस रामैया बैंगलोर, वहाँ पे इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, उससे मैंने ग्रेजुएशन की। एंड उसके बाद 2016 में मेरे पास 2 कंपनियाँ थी हाथ में। एक थी जेपी मॉर्गन जो मुझे बॉम्बे बुला रही थी, यानी कि फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट जो चेन्नई बुला रही थी। एंड दोनों ही को छोड़ करके मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया एंड उसी जर्नी में जो है 2 दफ़ा बीपीएससी भी क्लियर हुआ, एक दफ़ा इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुँचा। बहुत सारी चीज़ें हुई एंड 4 बार मेंस लिखे यूपीएससी के। ये चौथा मेंस था मेरा, ज़िंदगी का पहला और आखिरी इंटरव्यू था एंड फाइनली आपके सामने हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जर्नी है सर। सर तो चूँकि आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है? और एमएस भैया हम सब जानते हैं बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है? और जी। ब्रांच भी जैसे आईटी बोल रहे हो उसका बहुत अच्छा ब्रांच है। तो फिर आपने सर ये क्यों डिसाइड किया, क्यों ये प्लंज लिया कि नहीं मतलब हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? ऐसा मतलब क्या अंदर अर्ज था? सोसाइटी, फैमिली, खुद का एक डिसीजन कैसा? सर मैंने मतलब कहीं पढ़ा था, मेरे पिताजी मुझे बहुत सारी धार्मिक चीज़ों से जोड़ करके रखते हैं। तो उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी में 3 ऋण या 3 कर्ज़ होते हैं, जो आपको मतलब चुकाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको उतारें। एक होता है ईश्वरीय ऋण, जो आपको इस धरती पे भेजे हैं, तो वो चुकाने के लिए आपको भक्ति, उनके तरफ भावना अपनी व्यक्त करते रहनी चाहिए, पूजा-पाठ में मन रमा के रखना चाहिए। एक होता है मातृ-पितृ ऋण, जो कि चुका पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल आप उनकी सेवा करके चुका सकते हैं, और एक होता है मातृभूमि का ऋण।
तो मेरे पिताजी का कहना था कि आप जो मातृभूमि का जो प्रेम है उसको कभी मत भूलिए। आप जिस धरती पे पैदा हुए हैं, चाहे आप भारतवर्ष को बात करें, चाहे वो बिहार की धरती की बात करें, तो आप उसकी सेवा ज़रूर करें। क्योंकि एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि बाहर जाना, विदेश जाना ज़्यादा आसान है, और मेरी ब्रांच भी ऐसी थी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन साइंस जो है उसका स्कोप मेरे को लग रहा था कि यूएस एंड कनाडा में ज़्यादा स्कोप वगैरह अवेलेबल है। बट पापा की ये जो बात थी मेरे को हमेशा दिल में घर करके रही थी कि नहीं, देश सेवा सर्वोपरि है, एंड वो करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है। पिताजी की भी कुछ इच्छाएँ थी, जैसे उन्होंने अपने यूथ में देने का कोशिश किया था यूपीएससी। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ तो उनकी काफ़ी बार क्लियर हुए थे, 5 बार क्लियर किया था उन्होंने, बट उनको उनकी मनचाही सर्विस नहीं मिलती थी। एंड फॉरेस्ट सर्विस का भी उन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक वो गए थे, बट नंबर उनके कम रह गए थे। तो उनका हमेशा ये मानना था कि क्योंकि मैंने आपको अंग्रेज़ी में शिक्षा दी है एंड आपको ऑब्वियसली प्राइवेट एजुकेशन मिली है, हम लोग तो सरकारी स्कूल वाले थे, पापा का कहना था, तो आपको बेटर एजुकेशन मिली है तो आप इसको फलीभूत कर सकते हो, तो आप कोशिश करो। एंड वही उसी का आई थिंक उन्हीं की बातों को मैंने मतलब आगे रख करके अपने ध्येय साधा, एंड देन फाइनली आज पहुँच गया। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर। आपने जो 3 ऋण की बात कही, उसमें जी, स्पेशलिटी और जो मातृभूमि की बात कही सर, वो बहुत ही प्रेरणादायक बात है, हर लोगों को सीखनी चाहिए, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो अपने आपका कॉलेज पास आउट हुआ, आपने जब ये सोचा कि तैयारी करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट की, कोई कोचिंग ज्वाइन की, सेल्फ स्टडी की, कहाँ से प्रेरणा ली? किसी को मतलब आइडोलाइज़ किए? बहुत लोग क्या होता है किसी टॉपर्स को आइडोलाइज़ करते हैं, वो सोर्स कैसे लाए कि हाँ, क्या बुक पढ़नी है, क्या नोट्स पढ़ने हैं वैसे? तैयारी कैसे स्टार्ट की बेसिकली सर? जैसा मैंने पहले भी बात की है इस बारे में कि मैं दिल्ली मैंने जाना अवॉइड किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर दिल्ली जाऊँगा तो मतलब वहाँ का वातावरण, और मैं 4 साल जब बैंगलोर में रहा तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो आप समझ सकते हो कि एक बैचलर जब आप रहते हो, मम्मी-पापा से अलग रहते हो, तो बहुत तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती है। खाने से लेकर के पहनने-ओढ़ने सबका जुगाड़ आपको करके रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट करना है, तो मम्मी-पापा के पास रह कर के करूँगा, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ों का जो मतलब अड़चन आती है एक जीवन में, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल मेरी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ना मुझे खाने की टेंशन है, ना पहनने की टेंशन है ना? तो इसीलिए मैंने पटना का रुख किया। अब आती है बात तैयारी की, तो मेरी जितनी भी तैयारी है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो आपका प्री हो या मेंस हो। मैंने कोई ऐसा टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जॉइन नहीं किया कभी, घर पे ही लिया। जो भी मार्केट में इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल था, उसको मैंने एक्सेस ज़रूर किया। लेकिन जो फ्री कंटेंट अवेलेबल था, उसी को किया, एंड कभी भी कोई ऐसा जाकर के किसी इंस्टीट्यूट में बैठ कर के मैंने टेस्ट वगैरह नहीं लिखा है। तो ये मेरी पूरी जितनी भी तैयारी थी, सारी सेल्फ स्टडी की थी। ये सर एक नया ट्रेंड देखने में आया है, मतलब आजकल सर जो एजुकेशन सिस्टम हो, जो एडवोकेट का सिस्टम है जो मैंने देखा है, ठीक है? मतलब बहुत सारे जो कमर्शियल सिस्टम है सर वो फोमो पे चल रहा है। फोमो मतलब जी, मिसिंग आउट। मतलब पहले क्या सिस्टम था कि अगर आप दिल्ली नहीं गए, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है और पटना नहीं गए, तो आपकी जी, जी, बीपीएससी नहीं होगी। बट कोविड जी, के बाद या स्पेशली जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आया है जियो के बाद जी, जी, एंड ऑल, ठीक है? तो सर आप एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात के कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, सर विलिंगनेस है, विलिंग पावर है, और अगर हम अपने आप को डेडिकेट डिवोट कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं डेली बेसिस पे, जो टारगेट है कि हाँ ये पढ़ना है, इतने आवर्स पढ़ने हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है कि हम पटना में हैं, दिल्ली में, बैंगलोर में, लंदन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? आप करके दिखाया है इस चीज़ को सर। और आजकल एक नया ट्रेंड ये देखने में आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोग हैं सर, जो दिल्ली जाना और कहीं बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि लिटरली बाहर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, चाहे वो क्लोथिंग में, फूडिंग हो, सब कुछ। ठीक है? और वो मेंटल इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ठीक है? बिल्कुल। तो सर आपने सोर्सेज़ क्या-क्या फ़ॉलो किए? मतलब चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, क्या सोर्सेज़ फ़ॉलो किए? बुक्स फ़ॉलो किए, किसी का नोट फ़ॉलो किए, कोचिंग का नोट फ़ॉलो किए, कैसे? सर बेसिक बुक्स तो सबकी लगभग सिमिलर ही रहती है, कोई ऐसा नया मैंने कोई बुक लिस्ट वगैरह फॉलो नहीं किया। विपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल थी, तो ज्योग्राफी का थोड़ा-सा अलग चलता था। सोसाइटी के लिए आपकी किसी एक इंस्टीट्यूट के मैंने नोट्स फॉलो कर लिए, या फिर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स रहती है उनको मैंने सोशियोलॉजी और सोसाइटी के लिए फॉलो किया। फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर के लिए, लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है वो मैंने फॉलो की। फिर मृणाल सर के जो लेक्चर्स है इकोनॉमी के लिए, वो तो गोल्ड है। लेक्सिकन आपकी है एथिक्स के लिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जीएस 1 के लिए मैंने कनिष्क कटारिया सर जो 2018 के टॉपर थे, उनकी मैंने नोट्स को काफ़ी रेफ़र किया था।
फिर जीएस 3 के लिए सत्यम गांधी सर के मैंने नोट्स को बहुत रेफ़र किया था। तो हाँ, ये नोट्स मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ही रेफ़र किए थे, बहुत तरह से मतलब इनको मैंने यूज़ किया है अपने आंसर्स में। तो हाँ जी, मैंने मतलब टॉपर्स यही दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा रेफ़र किया था। ठीक है। टॉपर्स के टॉपर्स के जो नोट्स हैं सर, जैसे आपने बोला सत्यम गांधी सर के नोट्स को या स्ट्रेटजी को फ़ॉलो किया, ठीक है? तो वैसे ही जो दर्शक, जो स्टूडेंट सर आपका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो बहुत बार जो टॉपर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनके जो नोट्स हैं, वो एक बहुत अच्छा गाइडेंस का काम करते हैं, है ना? मतलब बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो सर आपने खुद के नोट्स ही बनाए थे या फिर जो मतलब नोट्स मार्केट में अवेलेबल थे, उस पे ही रिलाई किया? यार मेरी मतलब मैंने जो नोट्स बनाए थे वो सिर्फ़ ऐसे थे कि जो मैं समझ सकता था, दूसरा कोई नहीं समझ सकता था। एंड अब तो मतलब बिल्कुल ही अजीब प्रकार से वो बिखरे पड़े हुए हैं, तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं उसको असेंबल करूँ, और अगर मैं उसको सर्कुलेट कर भी दूँगा, तो भी वो समझ में आपके आने वाले नहीं है, क्योंकि वो बहुत अजीब हैंडराइटिंग में थे, पहली बात। दूसरा हाँ, कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, बट कुछ जो है मार्केट में जो टॉपर्स के अवेलेबल थे, उनसे मैंने फुल ऑन मैंने मतलब कॉपी किया था कि हाँ भाई, ये चीज़ इन्होंने जो लिखी हुई है, कि उसको अपडेट करके, जैसे कि अगर उनका डेटा जो है 2018 का है, तो मैं उसको 2022 का कर लूँ या 23 का कर लूँ। ये सारी चीज़ें की थी। बट टॉपर्स के मैंने नोट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है। सर एक और चीज़, जैसे बीपीएससी आपने 2 बार निकाला है सर, ठीक है, 1 बार ये लोग यहाँ 2-2 4-4 6-6 साल दे देते हैं, फिर भी वो निकाल नहीं पाते ड्यू टू सम रीज़न, चाहे हो चाहे सिस्टमैटिक हो, जो भी, ठीक है। तो सर नोट्स का क्या रोल होता है बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में? प्रीलिम्स निकालना हो चाहे मेंस निकालना हो, बेसिकली प्रीलिम्स पे फ़ोकस करेंगे क्योंकि अभी 2-3 आप जी यार। 71st बीपीएससी का, ठीक है। इसी के प्रीलिम्स निकालने में नोट्स का क्या रोल है? क्या लोगों को खुद का नोट्स बनाना चाहिए? और नोट्स नोट्स कितना रोल प्ले करता है सर एग्ज़ाम निकालने में? देखिए कोई भी एग्ज़ाम में नोट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपने नोट्स अगर आप बना के रखो तो वेल एंड गुड, इसलिए क्योंकि आपने जब कुछ लिखा है, तो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नोट्स बनाए, तो मैं अपने लिए बनाया था। ये नहीं कि हाँ, मैं मार्केट में सर्कुलेट करूँगा, पॉपुलैरिटी गेन करूँगा, ऐसा नहीं था। मेरे अपने नोट्स थे, मैं आज अभी पढ़ूँगा, मेरे को समझ में आएँगे। दूसरा पढ़ेगा या ना पढ़ेगा, वो उनका चीज़ है। बट मेरे लिए क्या था कि मेरे को वो समझ में आना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई भी स्टूडेंट हो, प्री हो या मेंस हो या जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो, अगर आपके पास 1-2 पेज के नोट्स हैं, आपने पूरी बुक को, इतनी मोटी बुक को इतने पतले नोट्स में कंसाइज़ करके रखा हुआ है, तो उससे होता क्या है बेनिफिट कि जब आप लास्ट 24 घंटे या 48 घंटे में पहुँचते हो, तो रिविज़न्स आपके बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। अब अदरवाइज़ अगर आपको इतनी मोटी सी बुक बैक करके पढ़ने लग जाओगे, पीवाईक्यूज़ भी अगर पलटने लग जाओगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सर की बातें मैं बस एड ऑन करना चाहूँगा कि सर जो बोल रहे हैं उसको मैं बेसिकली अपने टर्म में क्विक शॉर्ट नोट बोलता हूँ, कि एक तो नोट जी, जी। मार्केट में नोट्स है या टॉपर्स नोट्स है या बुक से जो हम नोट्स बनाते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जो हम बार-बार रिवाइज़ कर सकें। और एग्ज़ाम की जस्ट पहले 1 या 2 दिन पहले, एग्ज़ाम हॉल के पहले जिस नोट से रिवाइज़ करते हैं, मैं बता दूँ दर्शकों को, दोस्तों को, मैंने खुद भी बनाया है ऐसे नोट्स। इसको मैं क्विक शॉर्ट नोट बोलता हूँ, जिसमें पूरे जीएस के सब्जेक्ट 2, 3, 4 पेज में आपने ऐड ऑन किए हुए हैं, वो एकदम रिवाइज़ करके क्विकली एग्ज़ाम में देने गए और 4 से 8 क्वेश्चन हमेशा लड़ जाते हैं उससे, ठीक है। सर तो एक और चीज़ सर, कि अभी 3 महीने बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो सर थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिए कि 3 महीने में उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ओवरऑल जीएस, करंट अफेयर्स को लेके कैसे तैयारी करें 3 महीने में? अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग कैसे बनाएँ सर? आपने 2 बार निकाला एग्ज़ाम को, आप बहुत अच्छा जी, जी। कर सकते हैं। या सबसे पहला तो मैं ऐसा यही बोलूँगा कि आप सिलेबस को पहले अच्छे से पढ़ो कि क्या पूछना है बीपीएससी को, और उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या पूछने वाले हैं वो। दूसरा, पीवाईक्यूज़ आपके हाथ में बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि 10-12 या जितने भी साल के पीवाईक्यूज़ आपको मिल सके, मार्केट में बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, विद सॉल्यूशन रहते हैं। तो पीवाईक्यूज़ को आप बिल्कुल पढ़ो एंड उसको बिल्कुल रेक्टिफाई कर लो कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि यार अब तो आजकल पीवाईक्यूज़ नहीं आ रहे, नहीं, कभी ना कभी, कहीं न कहीं वो आ जाते हैं। तो आप उसके ऊपर फ़ोकस ज़रूर रखो, कहीं न कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पीवाईक्यू से आ जाएँगे। एंड यहाँ तो भई अब तो मेक इट और ब्रेक इट वाला हिसाब है, 1 मार्क्स से भी आपका किस्मत इधर से उधर हो सकता है। इसीलिए पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल हाथ में रखो। उसके बाद आपकी आ जाती है जो एनसीईआरटीज़ हैं, ओल्ड वन्स, उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखो पहले। नए वाले भी अच्छे हैं, बट ओल्ड वन्स से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी फाउंडेशन को आप तैयार कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो करंट अफेयर्स के लिए हैं, बट आपको हर बुक नहीं पढ़नी है। कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी एक मटेरियल लो, चाहे वो मंथली मैगज़ीन हो, चाहे वो ईयरली मैगज़ीन हो।
एंड उसका एक-एक चीज़ आप पढ़ो एंड उसको बार-बार पढ़ो। मेरे पिताजी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली हुई है कि एक किताब को 100 बार पढ़ना है, ना कि 100 अलग-अलग किताबों को एक-एक बार पढ़ना है। तो वही अगर आप एक किताब को 100 बार, चलो 100 बार तो नहीं, बट अगर 5-6 बार भी पढ़ लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर रहेगी एंड एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प करेगी। एंड अल्टीमेटली तो यार प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट प्रीलिम्स की अगर बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आप 150 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो आप कितने सही कर पाते हो, वो 4 ऑप्शंस जो है कितने कन्फ्यूजिंग है एंड किस कौन सी बुक से आ रही है, नहीं आ रही है, ये सब तो बात की बात है, बट आप उस समय अपने आप को कितना काम एंड कंपोज़्ड रखते हो कि नहीं भई, ये अगर टफ पेपर आया है, तो मेरे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए टफ आया होगा। और अगर मान लो ईज़ी आया है, तो भी मैं ऐसा सिली मिस्टेक्स ना कर दूँ कि चलो पेपर तो बहुत ईज़ी था, तो मैं कुछ भी मार के चला आया। तो दोनों ही चीज़ों में आपको बहुत सतर्क रहना है। सर, आपके आपने जो बताया उसी पे फर्दर एक क्वेश्चन कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सर, चाहे यूपीएससी की तैयारी में या बीपीएससी की तैयारी में, कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप उनके नोट्स देखो, उनसे डिस्कस करो, बातें करो, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी उनका 5-6 साल में कभी एक प्लीफ नहीं निकला, ठीक है? और ऐसा वो बार-बार जो बोलते हैं, जो बात करके फ़ील होता है कि वो एग्ज़ाम हॉल में मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने आप को। चाहे वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हो या मेंटल, जो एक मेंटल टफनेस होती है, मेंटल एटीट्यूड होता है, वो नहीं हो। तो ऐसे ठीक-ठाक एस्पिरेंट्स हैं, 5-10% एस्पिरेंट ऐसे भी हैं, जो एग्ज़ाम हॉल में अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सर उनकी एग्ज़ाम हॉल जो 2-3 घंटे का होता है, उसको उसमें सर अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें? कैसे एग्ज़ाम हॉल की क्या उनकी स्ट्रेटजी हो? ये देखिए मतलब जब एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आप एंटर करते हो, तो उसके पहले आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब चीज़ों को सबसे पहले तो आप पीछे छोड़ दो। जब आप अंदर आए हो, तो आपको ये है कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे, अगर मान लो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो मैं 2 घंटे, मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि मुझे 150 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके, जितना मुझे आता है। क्योंकि किसी भी इंसान की ये कैपेसिटी नहीं है कि आप 150 के 150 क्वेश्चन बना के चले आओ, है कि नहीं? मतलब सही करके चले आओ, बना तो सकते हो बट सही होगा या नहीं, ये आप नहीं कह सकते। तो लोगों को अपने ऊपर विश्वास, जो आप बोल रहे हो कि 5 से 10% लोग ऐसे हैं जिनका पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, बट वही बात है ना कि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आप कॉन्फिडेंटली कितना, क्योंकि जब आप आंसर देखते हो क्वेश्चन के, आपको याद आता है अच्छा ठीक है आर्टिकल 21 पढ़ा था, हाँ ठीक है ये है। बट 2 सेकंड के बाद लगने लगे यार आर्टिकल 21 था या 23 था? एंड जहाँ पे ये डाउट आना स्टार्ट हो गया, बस आप गलती करने वाले हो। कि सर आप वैसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने बीपीएससी भी क्लियर किया है और बीपीएससी भी दोनों पैटर्न में, एक पुराने पैटर्न में, एक 7 से पहले का था और एक 6 के बाद का पैटर्न जो 68 68 डन है, ठीक है? आपने दोनों तो आप सर सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, पैटर्न कोई भी हो। मैं जब बोलता हूँ, मैंने भी एक इंटरव्यू जब उसमें बोल रहे थे, प्रीलिम्स कैसा भी हो, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएँ, किस माइंडसेट के साथ जाएँ, क्या सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स कोई भी हो, हम हमारा प्रीलिम्स निकलेगा अगर हम पढ़ के गए। जी, जी। तो देखिए आपने जैसे बात की कि हाँ, पैटर्न चेंज होने के पहले भी और बाद में भी दोनों दफ़ा मैंने क्लियर किया है। तो जब तक ऐसा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब तक तो स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि भाई 150 के 150 क्वेश्चन बनाने ही है, आपको आए या नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। बट जब नेगेटिव मार्किंग का कल्चर आया, तो लोगों को शौक लगा कि नहीं भाई चलो ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लेंगे, तो कट ऑफ क्रॉस करने का संभावना कम हो जाता है अपना। तो अभी क्या है कि हमें फ़ोकस करना है कि हमारे जो बेसिक जो कंटेंट है, बेसिक जो बुक्स है, उसको आप लोग पढ़ते नहीं हैं। उसके अलावा दुनिया भर की किताबों में इधर-उधर सर खपाते रहते हैं। अगर करंट अफ़ेयर्स के लिए भी पढ़ना है, एक मैगज़ीन, एक न्यूज़पेपर, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आज मार्केट में इसका आ गया, कल उसका आ गया, परसों उसका आ गया। एक कंसाइज़ रूप में जो भी अवेलेबल हो उसको अगर आपने ले लिया है, बस उससे पढ़ो एंड आपका ज़रूर करंट अफ़ेयर्स वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। अब कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो है कॉमर्स वाले आई मीन आर्ट्स वाले जो लोग हैं वो थोड़े-से परेशान हो जाते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप थोड़ा-सा यार मैथ्स का स्किल, जब आपको पता है कि 10-12 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड वो मतलब डिपेंड करता है कि बीपीएससी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, बट जनरली वो आते ही हैं। तो अगर ये साइंस वाले लोगों को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, तो मैं आर्ट्स वाले लोगों को भी यही कहूँगा कि यार उतना स्किल्स आप थोड़ा रिफाइन रखो, क्योंकि मैथ्स में गलती होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। या तो आपको आता है तो आपने आंसर सही कर दिया, या फिर आप छोड़ दे रहे हो, है ना? तो वो 10 नंबर का एडवांटेज जो साइंस वालों को मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि आर्ट्स वालों को भी मिले। तो थोड़ा-सा आर एस अग्रवाल की बुक वगैरह भी बना सकते हो आप, बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी, परसेंटेज वगैरह बहुत ज़्यादा टफ तो पूछते नहीं हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। इसके अलावा सर यही मैं कहूँगा कि पीवाईक्यूज़ आजकल अभी अभी ट्रेंड क्या क्योंकि हो रहा है क्या कि पहले के जो क्वेश्चन्स थे वो अब धीरे-धीरे नहीं आ रहे हैं।
बट आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि बीपीएससी अगली बार क्या पूछेगा। हो सकता है कि हम लोग सोच करके जा रहे हैं यार पीवाईक्यूज तो आने से रहे, वो सारे पीवाईक्यूज ही दे करके बैठा हुआ हो, है कि नहीं? इसीलिए पीवाईक्यूज को हमेशा पढ़ के जाना है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब मैंने खुद 70th का प्रीलिम्स लिखा था, मेंस का मेरा पेपर था, लेकिन मैंने क्योंकि रिजल्ट आ गया तो नहीं लिया, तो मैं एक बहुत अननेचुरल सा पेपर आ गया था। सब बोल रहे हैं कि बहुत ईज़ी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड है। हाँ, तो एक और बात मैं जो बोलना चाहूँगा कि यहाँ आपको फ़ोकस करना है कि अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 135 सोचता था कि हाँ भाई, इतने मेरे अटेम्प्ट रहने चाहिए ताकि मैं सही सेफ ज़ोन में हूँ। क्योंकि 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते ही नहीं होंगे, या फिर अगर आते भी होंगे तो आपको रिस्क होगा कि नहीं भाई, वो डेटाबेस क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल कि भाई पॉइंट, बीपीएससी तो पॉइंट्स में भी चला जाता है कि 16.48 है या 5-7 है, तो वो थोड़ा-सा एग्ज़ाम में उसको रिकॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वैसे 2-4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो आपके छूटने वाले हैं ही। बट मैं यही सोचता था कि 135 क्वेश्चन के आस-पास अगर मैं कर लेता हूँ, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, एंड भगवान की दया से कट ऑफ क्लियर हो जा रहा था। वही लोगों को भी मैं वही बोलूँगा कि 35 से 40 क्वेश्चन के बाद 135 से 140 क्वेश्चन सोच के चलो कि हाँ भाई, मैं इतने अगर कर ले रहा हूँ, तो आपका कट ऑफ क्लियर होने का संभावना ज़्यादा रहता है। नहीं सर, वो आपका एक्सपीरियंस दिखा रहा है, मतलब आप हर स्पेक्ट्रम को टच कर रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछ सर आपसे, कि वो जो 10 मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंटली सर 3 से 4 बच्चे मेरे को कॉन्टैक्ट किए हैं कि सर मैं 10 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है? यही तो गलती करते हैं, वो प्योर गोल्ड है। लिटरली मुझे भरोसा नहीं हुआ सर कि कैसे आप 10 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो 150 क्वेश्चन में। अरे आप हुँ। जाट पार्टी बना के आओगे, आप 2-3 नंबर से मिस हो रहे हो। तो हर वो एरिया जहाँ आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, खुद को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैथ तो बिल्कुल यार, मतलब उससे घबराना नहीं है। आपको फ़ोकस करना है कि मैं मैथ्स में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं रहता है, मुश्किल से 10th क्लास का मैथ्स रहता है। सो उसके ऊपर फ़ोकस थोड़ा-सा भी अगर रखेंगे तो बिल्कुल ईज़ी रहेगा। 10 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी आपके बन जा रहे हैं, एंड वेरी ईज़ी होता है, वेरी सिंपल होता है, तो आप बना भी सकते हो। आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा नंबरों का। सर जब पे प्रीलिम्स एक बार निकल गया बीपीएससी का, ठीक है? तो उसके बाद बीपीएससी हमेशा 3 से 4 महीने का 3 साढ़े 3 महीने का टाइम देती है मेंस। तो पहले सर, चूँकि मैं हमेशा आपको बहुत ही एक आइडियल कैंडिडेट के रूप में देखता हूँ सर, क्योंकि आपने पैटर्न के चेंज होने के पहले भी और पैटर्न चो के जस्ट बाद भी दोनों एग्ज़ाम अपने निकाले हैं, ठीक है? ये बहुत ही मतलब रेयर कॉम्बिनेशन है वैसा। तो सर मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए? अब मान लो बच्चों ने भी प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है? तो अभी भी कुछ-कुछ मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए सर 2 क्वेश्चन, अभी कुछ-कुछ करते रहना चाहिए प्रीलिम्स तक, और प्रीलिम्स के बाद 3 महीने मेंस की क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा गेम तो मेंस का ही है। प्रीलिम्स तो सिर्फ़ एक आपको एक्सेस दे रहा है एग्ज़ाम लिखने का। लेकिन मेंस में ही असली खेल है, जहाँ पे आपको एक-एक मार्क के लिए संघर्ष करना है। एंड बीपीएससी में प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे 36 या 38 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 6-6 पेज लिखना रह जाता है। तो उसमें आप फँस जाते हो, क्योंकि यूपीएससी वाले, जो हम लोग यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम 15 नंबर का क्वेश्चन लिखना रहता है। तो उसमें 3 पेज या ढाई पेज ही लिखोगे एंड फिगर-विगर बना दोगे, हो जाएगा। 6 पेज का कंटेंट निकाल पाना अपने आप में एक संघर्ष होता है। तो आजकल तो फिर भी पैटर्न चेंज करिए कि शुरुआत में 7-7 नंबर के क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो आप जब तक आंसर राइटिंग की स्किल्स अपनी डिफाइन नहीं करोगे, आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो यही क्या होता है क्या कि जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो जो भी साइंस वाले बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका आप देखोगे जीएस 1 बहुत अच्छा चला जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स रहता है, 72 नंबर आ जाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। आर्ट्स वाले लोगों का जीएस 1 बहुत हिला हुआ रहता है। जीएसयू में हम लोग लुढ़क जाते हैं, क्योंकि जीएसयू बहुत ज़्यादा डायनामिक भी रहता है, एंड थोड़े इश्यूज़ उसमें ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी रहती है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी सुना ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं में आ रहा है, बट फिर भी उसमें लिखना तो पड़ता ही है। इसीलिए कंटेंट आपको तैयार रखना है, लेकिन आंसर राइटिंग के ऊपर काम चलते रहना चाहिए। आंसर राइटिंग के ऊपर काम किसी समय अगर रुक जाएगा, तो फिर आप किसी भी फेज़ में हो, तो आपके मेंस जो आप ये सोच रहे हो कि 3 महीने जो है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सब कुछ स्क्रैच से करके फाइनल एग्ज़ाम में लिख दूँगा, नहीं, वो 3 महीने आपको सिर्फ़ इसलिए दिए गए हैं कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर जो है 3 घंटे में खत्म भी नहीं होता है। आप लास्ट में जब आपकी हैंडराइटिंग जो है ना, आप शुरुआत से लिखोगे, वॉव! मैं तो कर्सिव हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ। जब लास्ट में आओगे तो आपको लगेगा कि यार ये कंप्लीट हो जाए, मेरा हाथ टूटे चाहे पैर टूटे, बट वो कंप्लीट किसी तरह हो जाए, जो कि नहीं हो पाता बहुत लोगों का। मेरे खुद के एक आध फ्रेंड्स हैं जो अभी 70th बीपीएससी जिन्होंने लिखा है, बोले कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन छूट गए मेरे। तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत रिफाइंड रखना है हमें मेंस में जाने के पहले। ठीक है, बहुत अच्छा सर। सर मेंस जैसे एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, स्पेशली बीपीएससी में जहाँ 5-5 6-6 पेज लिखने हैं। यूपीएससी में 2 पेज लिखना होता है, ढाई पेज 3 पेज लिखना होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा एक नॉलेज बेसिस है, थोड़ा-सा फैक्ट्स डेटा है तो हम लिख लेते हैं। बट मेंस के एग्ज़ाम में जहाँ हमें 6-6 पेज लिखने हैं,
पेज साथ-साथ भी दिए रहते हैं बहुत बार, ठीक है? उसमें सर जो एक बहुत अच्छा नोट्स हो, उसका क्या रोल होता है? मतलब एक अच्छे नोट्स का रोल मतलब वो रोल प्ले करता है, वैसा एक नोट्स बनाना चाहिए बिल्कुल। होलिस्टिक टाइप का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे जैसे आप राज्य सरकार की परीक्षा दे रहे हो, तो सबसे पहले तो मतलब किसी भी कोई भी एक टॉपिक हो, जैसा भी अगर कोई कॉमन करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तो वो कॉमन टॉपिक पे तो सब लोग नॉलेज लिख लेते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लो जैसे बायोटेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, ये बहुत वाइड है, तो बायोटेक्नोलॉजी के लोग डेफिनिशन लिखेंगे, केस स्टडीज़ लिखेंगे, बहुत सारी की चीज़ें लिखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से हमें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पौधे बन रहे हैं, नए हाइब्रिड वैराइटीज़ हो रही है, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं। बट यहाँ पे एक एंगल जो हमें हमेशा डालना है वो है बिहार स्पेसिफिक एंगल्स कि बिहार में गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम है या फिर केंद्रीय सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का कोई विकास हो रहा है या फिर अभी जो वर्तमान की जो सरकार है कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाई है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्कीम चल रही है अब ये कहाँ से मिलेगा ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में शायद कंटेंट अवेलेबल हो लेकिन वो भी आपको खोज के निकालना पड़ेगा वरना आप में और बाकी के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा 6 पेज का कंटेंट लिखना है, तो आप सिर्फ नॉर्मली डेफिनिशन तो लिख के आ नहीं सकते हो, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन्स में भी सब पार्ट्स बहुत सारे रहते हैं कि अगर ये है तो ये बताओ, ये है तो ये बताओ, सारी चीज़ें बताओ। तो सब चीज़ बताने के लिए आपके पास कंटेंट रहेगा तब ना, तो वो एक करो। कुछ एरियाज़ हैं, अपने जैसे राज्य का अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो राज्य के एक-एक पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। जैसे जब मैं लिख रहा था, तो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, तो 3800 ज़िलों के मैंने जो भी पिलग्रिमेज साइट्स, टूरिस्ट साइट्स जिसको डेवलप किया जा सकता है, ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो लगी हुई हैं, लग रही हैं या लगने वाली हैं या फिर उसकी संभावना है। आपकी गोरौल करके एक जगह है हाजीपुर के पास जहाँ पे केला का कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट या कुछ बना था। वो ये सब चीज़ें मैंने मतलब बाय हार्ट करके रखी हुई थी कि कहीं भी आए, मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे एक क्वेश्चन आया, तो आप केंद्रीय सरकार या मतलब भारत सरकार का दिखाओगे कि हाँ भाई भारत में बहुत सारे एफटीआईज हैं या फिर मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं बट बिहार में जब दिखाना होगा तो वो आपको एडवांटेज देगा कि हाँ भाई बच्चा बिहार के बारे में भी पढ़ के आ रहा है क्योंकि ये बिहार स्पेसिफिक एग्जाम हो जा रहा है। सर एक और चीज़, जैसे जी। 8 से एस्से निबंध का एक पेपर बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट? पहले बीपीएससी में ये पैटर्न नहीं था, है ना? जीएस 1, जीएस ऑप्शन हुआ करता था। तो निबंध एक लिखने की एक कला है। जीएस में क्या होता है कि हम रट के एक अच्छा नोट्स बना लिए तो हमें और आंसर लिखने की प्रैक्टिस है, तो हम कर सकते जी। हैं। और निबंध एक कला है, जब तक ये डेवलप नहीं होती है, वो लिख नहीं सकते हैं। तो सर यहाँ बिहार के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, निबंध लिखने में। एक एवरेज नंबर तो आ जा रहा है, वो भी वैसे लोगों को जो यूपीएससी लिख रहे हैं, जो प्योर बिहार मतलब जो प्योर बीपीएससी की तैयारी करते हैं सर, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर निबंध की तैयारी कैसे करनी चाहिए इससे की सर? सर देखिए मैं तो मतलब क्योंकि मेरा जो राइटिंग का था तो मैं तो अंग्रेजी में लिखा है तो मैं अंग्रेजी के बारे में ज़्यादा बता पाऊंगा बट मैं हिंदी वाले लोगों को भी यही बोलूंगा जो हिंदी मीडियम से लिखेंगे एग्जाम कि शब्द क्या है निबंध उसको अगर तोड़ते हैं तो क्या बनता है बिना बंधन वाला निबंध यानी उसमें कोई बंधन नहीं है आप उसको बंधन में बांधना चाह रहे हो तो आप जितना ज्यादा डिमेंशंस दोगे जितने ज्यादा आयाम दोगे जिसको हिंदी में बोलते हैं तो आप उतना ही आपका अच्छा ऐसे होगा ऐसे लिखने का तरीका या निबंध लिखने का तरीका जो है बहुत सिंपल है आपको लैंग्वेज और सेंटेंसेस बहुत लंबे नहीं रखने हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं सिंपल लैंग्वेज रखिए नॉर्मल बोलचाल की भाषा रखिए साफ रखिए मतलब ये नहीं कि हाँ हिंदी में लिख रहे हैं तो मतलब आपने ग्रामर ग्रामर खराब कर लिया व्याकरण जो है उसको गड़बड़ कर लिया वैसा नहीं अच्छा रखिए शॉर्ट सेंटेंसेस रखिए हमेशा किसी स्टोरी से कोई 2-4 लाइनें हैं, 10-15 वाक्य है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या बोला है, एजुकेशन के सेक्टर में किसी ने क्या बोला है, महिलाओं के लिए किसी ने क्या बोला है, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे किसी ने क्या बोला है। गांधी जी के 20-25 कोट्स हैं जो बिल्कुल आपको हमेशा कंठस्थ होने चाहिए, जो कहीं पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है 3 ऐसे लिखने हैं। यूपीएससी में क्या है 1100-1200 वर्ड सॉरी 1000 से 1200 वर्ड के 2 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में। आपके पास यहाँ पे क्या है 700-800 वर्ड के 3 ऐसे लिखने हैं। उसमें भी एक अगर साइडलाइन कर दो कि लुकोक्ति या जो बिहार की जो कविता है या कुछ भी उसके ऐसे जो रहती है। बाकी जो 2 रहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं एंड बहुत अभी भी साइंटिफिक चल रहा है, फिलोसॉफिकल बहुत कम आ रहे हैं उसमें। तो एक में आप कुछ टूरिज्म वगैरह पे मान लो कि रहता है, दूसरे में कोई टेक्नोलॉजी पे रहता है। तो इस पे आपके पास कंटेंट तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो बहुत बहुआयामी जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो करके आप लिखने की कोशिश करो सेल्फ इवैल्यूएट करो एक चीज जो मैं कहूंगा कि टॉपर्स के आंसर कॉपीज जो है यूपीएससी की भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उनको डाउनलोड कर लो अगर हिंदी में है या इंग्लिश में है तो
क्या करूँ कि जैसे रवि कुमार सिहाग सर है, तो उनकी मान लो कि ऐसे की मैंने कॉपी ले ली, क्योंकि उन्होंने हिंदी मीडियम में लिखा था। अब जिस टॉपिक पे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, उसी टॉपिक पे मैं ऐसे लिखूँ, हिंदी में लिखूँ, एंड देन चलो मान लो उनके 1000 या 1100 वर्ड या 1200 वर्ड के होंगे, मैं 700-800 वर्ड का लिख रहा हूँ, एंड देन उनसे मैच कराने का कोशिश करूँ कि हाँ भाई, उन्होंने क्या लिखा, मेरे कैसे पर्सपेक्टिव से, मैंने क्या लिखा, मेरी कहाँ गलती रह गई, समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा कि आपको एक समझ में आएगा कि अच्छा टॉपर का माइंडसेट और मेरा माइंडसेट कितना अलग है या फिर कितना सिमिलर है। कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए कि हाँ भाई, दुनिया में कितनी भी समस्याएं हैं, बट स्टिल हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो भी है जो भी उद्देश्य है आपके ऐसे का, उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिवली एंड करें, ये कोशिश रहनी चाहिए। तीसरा हो जाता है आपका जो लोकोक्ति या बिहार की जो कविताएं या उस तरह की छंद उपनिषद जो भी रहते हैं, वो सारी चीजें, तो वो तो यार मतलब जो कंसेप्ट रहता है, अगर आप एक बार, क्योंकि वो हिंदी ही रहती है बट थोड़ी सी क्लिष्ट रहती है, लोकल लैंग्वेज रहती है, तो आप उसको अगर आप एक बार समझ गए कि उसका शाब्दिक या भावार्थ क्या है, तो फिर उसके बाद वो इजी हो जाता है कि भाई आप उसको एलाबोरेट करके लिख सकते हो। तो उसके लिए एक आध आई थिंक एक पीडीएफ भी अवेलेबल है मार्केट में, वो कोई अंग्रेज के ज़माने की कोई पीडीएफ है, मैंने देखा था कि उसमें बहुत सारी लोकोक्ति वगैरह है। मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट ठीक है, मैंने उसको एक बार डाउनलोड ज़रूर करके, अभी भी मेरे पास होगी कहीं न कहीं। तो उसको आप देख कर के समझ सकते हो कि हाँ भाई, आई गेस 150-200 उसमें लोकोक्ति या कहावतें हैं। तो उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ भाई, ये बोल क्या रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, "मूस मुठैया लोढ़ा होइए।" है बहुत हाँ, वो मतलब अगर आप नॉन बिहारी हो तो आपको शायद वो समझ में नहीं आए। बिहार के भी लोग अब अग आप आजकल नहीं समझ पाएँगे कि वो क्या बोलना क्या चाह रहा है, भावार्थ क्या है उसका। बट स्टिल अगर आप वो पीडीएफ पढ़ लोगे, तो आई थिंक कि यू कैन राइट बेटर आंसर्स या बेटर एसेज। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से एड्रेस किए। सर थैंक यू। सर दिल्ली में या ओवरऑल जो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जिनको लग कि लिटरली दे कैन क्वालिफाई, बहुत हाईली कैपेबल, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो बहुत बार उनमें एक ये ईगो होता है या उनका खुद का एक बिलीफ सिस्टम होता है कि नहीं वो यूपीएससी करने हैं, वो यूपीएससी ही करेंगे, ठीक है। और इस चक्कर में वो 2, 4, 6 अटेम्प्ट दे देते हैं। और चूँकि बीपीएससी इतनी अच्छी-अच्छी वैकेंसी निकाल रहा है, 70th में 15,000 प्लस है, अभी भी 1500 वैकेंसी होने वाली है 71st में, ठीक है। तो वो इन ऑफर्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं सर, और वो बहुत बाद में जाके 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या बताएँगे सर? उनको देना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसी चीज़ें? या देखो, मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, यूपीएससी में वैकेंसीज़ आती हैं 1000, इस बार जो रिज़ल्ट आया है, 1056 वैकेंसीज़ आई थी शायद, 1008 या 9 का रिज़ल्ट जारी हुआ है। सेम लेवल पे आपको यहाँ पे 1100-1200 वैकेंसीज़ एक राज्य सरकार आपको दे रहा है। एसडीएम के पोस्ट इस बार मैंने देखा है शायद 100 के आस-पास है। प्लस तो अगर इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है आपको और आपका टारगेट है यूपीएससी करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि हर साल जो है फॉर्म्स तो 10 लाख भरे जाते हैं यूपीएससी के लिए। सीट तो 1000 ही रहती है। सबका नहीं होना है, ये सबको पता है। इट्स इम्पॉसिबल कि सारे 10 लाख लोगों का हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अगर आप जाते हो, जब आपको लगे कि नहीं मैं यूपीएससी नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को मोटिवेशन चाहिए। जैसे मैंने बीपीएससी क्यों किया? क्योंकि मेरे पापा का कहना था कि भाई तुम अगर डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हो, तो तुम बीपीएससी का फॉर्म भर दो, हो जाएगा। अगर अच्छा पोस्ट आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, जॉइन करोगे नहीं करोगे वो बात की बात है। बट आप जब उस रिज़ल्ट में अपना नाम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ठीक है, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। पापा ने मेरे को कहा था कि अगर आप ईश्वर से बोलोगे भाई ईश्वर मेरे को तोप दो, वो तोप ना देगा लेकिन बंदूक ज़रूर देगा। बंदूक नहीं देगा तो पिस्टल ज़रूर देगा, कुछ लेकिन देगा, तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप यूपीएससी पे टारगेट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट एक इसको सेकंड प्लान बी के रूप में आप रखो कि हाँ भाई, बीपीएससी में वैकेंसीज़ आई है, आप मत जॉइन करो अगर आपको नहीं जॉइन करने की इच्छा है। बट आप जिस दिन आपका उस पीडीएफ में किसी पीडीएफ में नाम आएगा ना, तो यू विल फील कि अच्छा ठीक है, मैं मतलब रास्ता मेरा सही है। हो सकता है कि मैं उतना मेहनत ना कर पा रहा हूँ या फिर मेरी किस्मत उतना साथ नहीं दे पा रही हो, बट मैं डायरेक्शन मेरा सही है। एंड फिर गवर्नमेंट जॉब इज़ गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसका तो एक अलग चार्म रहता है। तो मैं यही बोलूँगा यार कि डिले मत करो, अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना लाइफ में आते रहते, अगर आई है तो उसको तुरंत से ग्रास्प कर लेना चाहिए कि नहीं ठीक है बाद में आएगी। बाद को किसी ने नहीं देखा। अभी फ़िलहाल बीपीएससी का बहुत अच्छा पैटर्न चल रहा है। मैं तो जितने भी मेरे नॉन बिहारी फ्रेंड्स भी जो हैं मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि भई आप फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, हो गया अच्छी बात है, मत जॉइन करना अगर आप नहीं चाहते हो तो। लेकिन कम से कम पहले एग्ज़ाम तो दो, एग्ज़ाम दोगे, पैटर्न समझोगे, एक रिटन एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम लिखोगे, क्योंकि यूपीएससी तो अभी फिर अगले साल आएगा। ये तो 4 महीने में खत्म हो जाने वाले एग्ज़ाम है। तो आप 4 महीने दे कर के देख लो, फिर आगे देखेंगे क्या होता है।
जी, बहुत अच्छा। सर एक और क्वेश्चन, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में पटेल नगर करोल बाग में, तो मेरे कुछ सीनियर थे और शुरू में ये हेजिटेंसी मुझे भी थी, मेरे दोस्तों को भी थी कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जो यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, है ना? माने हमें लगता है कि नहीं हमें बड़ी-बड़ी चीज़ें पूछी जाएगी, हम उसका जवाब देंगे। जब हम बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं, तो बहुत बार मोस्टली वहाँ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट लेवल थोड़ा वन लाइनर टाइप का होता है, ठीक है वैसा। तो मेरे कुछ सीनियर थे और शुरू में ये हेजिटेंसी मुझे भी थी। अरे नहीं यार मतलब मैं यूपीपीसीएस की का एग्ज़ाम नहीं दूँगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दूँगा। ये तो कुछ भी पूछते हैं मतलब ये कोई बात हुआ कि हाँ, वर्ल्ड बैंक की जो प्रेसिडेंट बनी है वो कौन-सी कंट्री की है? जब हमने 67th ये जब मेरे कुछ सीनियर बोलते थे तो ये मेंटालिटी में कैसे शिफ्ट करें? क्योंकि बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को देना चाहिए एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी आ रहा हो, यूपीपीसी दे रहा दे ये शिफ्ट कैसे करें कि नहीं अगर आप बीपीएससी देना है तो दो, थोड़ा-सा मेंटल शिफ्ट कैसे करें वहाँ से? देखिए सर मैं यही बोलूँगा कि इंसान को जब तक वो उसके पेट में भूख नहीं है, उसके शरीर में वो आग नहीं है, वो जज़्बा नहीं है कि मुझे करना ही है, तब तक आप किसी को जब भरे पेट में अगर आप किसी को खाना खिलाओगे वो खाएगा नहीं। वो भूख अंदर से ही आनी है कि हाँ भाई मेरे को भूख लगी है, मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, फिर चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो यूपी में हो, बिहार में हो, राजस्थान में, जहाँ भी है, मुझे करनी ही है। तो अगर किसी की इंसान की ऐसी सोच है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पैर पे खड़ा होना है, तो वो कहीं भी फॉर्म भरेगा। तो ये चीज़ तो आपके अंदर से ही आनी है। आप मोटिवेशन लेक्चर्स करा लो, आप लोगों को बोलो कि नहीं भई आप प्रोत्साहित कर लो कि हाँ भाई आप लेकर के आओ। लेकिन जब तक वो फीलिंग अंदर से नहीं आएगी भई मैं अगर एग्ज़ाम का फॉर्म डालना एक अलग बात होती है। एग्ज़ाम के तीनों स्टेज तक खड़े रहना एक अलग बात होती है। तो फॉर्म तो हम लोग सब सारे डल डाल देंगे। मैं पूरे भारतवर्ष में बोलूँ कि नहीं भई आप जाकर के बीपीएससी का फॉर्म डालो, सारे डाल देंगे। कितना ₹600 ₹1000 2000 कोई मैटर नहीं करता। बट उसके बाद प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, वो अपने से एक अंदर से मोटिवेशन एक अलग होती है कि नहीं भाई मुझे करना ही है, जीवन में कुछ अच्छा करना ही है, तो उसके लिए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, ये नहीं हो रहा है, वो सही, लेकिन मैं कुछ करूँगा। वो अंदर से भूख आनी चाहिए एंड वो तो भाई फिर आपके अंदर ही हो सकती है। वो कोई जागृत नहीं कर सकता है। सर वो पैशन और एंथुसियाज़्म सर आप में, आपकी बातों में बिल्कुल दिखता है सर। और एक रीज़न है मतलब वेरी ऑनेस्टली एंड हार्टली स्पीकिंग वही रीज़न है सर कि आप कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम को निकाल पाए हैं, ठीक है? जी, और ये फिर थोड़ा-सा रैप करते हैं इसको, आप आपका बहुत समय ले जी, जी। लिया अरे हम नहीं, जी। कि सर सक्सेसफुल होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद सर चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, लाइफ़ कैसे चेंज हो जाती है? खुद की इंडिविजुअल लाइफ़ और सोसाइटी कैसे इसको देखने लगती है? कैसे पर्सीव करती है इसको? आप मुझे बताइए कि अभी फ़िलहाल भी मैं एक अपने एक फ्रेंड के फ्लैट में, मैं अपना भी नहीं है, मैं फ्रेंड के फ्लैट पे पड़ा हुआ हूँ पटेल नगर में। बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि चेंजेज़ नहीं आते, कुछ चेंजेज़ आए। 2 दिन 3 दिन तक लगातार फ़ोन बजे, मम्मी-पापा को क्योंकि लोग ज़्यादा जानते हैं, तो उनके पास कॉल ज़्यादा है। मैं तो सोशल मीडिया से काफ़ी सालों तक कटा हुआ रहा, तो मेरे फ्रेंड सर्कल थोड़े लिमिटेड थे, बट मुझे भी कॉल्स आए। अभी भी कोई कहीं पापा अगर किसी महफ़िल में जाए, 2-4 लोगों से मिले, बातचीत करे, तो लोग उनका एक अलग नज़रिए से उनको देखते हैं, एक अलग रिस्पेक्ट है उनका, ये मैं मानता हूँ, ये चीज़ है। बट इसके अलावा आज तक जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, मैं मेरे पंख लग गए तो या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अभी भी मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था तो हम लोग ऑटो रिक्शा में गए थे, वहाँ पे खाना खाया, वापस आए, कुल्फ़ी खाई, चाय पी हमने नागोरी टी पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपके अंदर जब आप होली पीडीएफ में अपना नाम देख लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाता है कि हाँ, आपने जीवन में कुछ अपना संघर्ष को एक मुकाम तक पहुँचा दिया। ये तो ज़रूर रहता है। एंड फिर मम्मी-पापा के चेहरे की जब स्माइल देखते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है बेटा सक्सेसफुल है, बेटी सक्सेसफुल है, तो वो एक अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है सर। सर बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा जर्नी को देख के। आई होप सर आप इस गाइडेंस से, इस मेंटरशिप से सर जो हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर।